वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पिछली वीडियो भी इसी टॉपिक पर थी और उसकी पहले वाली वीडियो भी इसी टॉपिक पर थी। तो ये पार्ट 3 है वीडियो का। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मैंने डाला हुआ है और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको प्रिंसिपल समझने हैं हेनरी फ्योल के, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है मेरे चैनल पर, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप एमसीक्यू लगाएंगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू एम्प्लॉयज, फुल फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट्स, concentration ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, गिविंग डिसीजन पावर टू लोकल अथॉरिटीज। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि पावर डिवाइड करना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर सबको थोड़ी थोड़ी दे देना। और सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, किसी एक ही पर्सन के पास सारी पावर होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में हम पावर को डिवाइड कर देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। मतलब डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, की अथॉरिटी है, वो एक ही पर्सन के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल विच इंश्योर्स पीपल एंड थिंग्स आर इन राइट प्लेस इज। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि पीपल और थिंग्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्सेज राइट प्लेस पे होने चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, रेमनरेशन, सेंट्रलाइजेशन। तो इसका सही आंसर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स में टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीनरी हो गई। ह्यूमन रिसोर्स में हो गए पीपल, एम्प्लॉयज, वर्कर्स। तो ये सब सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होना चाहिए, राइट प्लेस पर होना चाहिए एट द राइट टाइम। अगर हम प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, अगर हमें टूल्स नहीं मिला तो हमको ढूंढने में उसका टाइम लग जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें राइट प्लेस पर होनी चाहिए, ताकि कोई भी डिले नहीं हो, काम लेट ना हो। और जो एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि उनका क्या रोल्स है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विटी इन द वर्क प्लेस मीन्स। इक्विटी मतलब इक्वालिटी। तो वर्क प्लेस में इक्विटी मतलब क्या होता है? हाई सैलरी फॉर ऑल, सबको हाई सैलरी देना। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड फेयरली, इक्वल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर ऑल। इक्विटी मतलब एवरीवन शुड बी ट्रीटेड फेयरली, सबको इक्वली ट्रीट करना, फेयरली ट्रीट करना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फोर्थ है फेयोल्स स्केलर चेन रिफर्स टू informal relationship between workers, a horizontal communication method, direct communication with customers, formal line of authority from top to bottom। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्केलर चेन क्या होता है? मैंने मेरी वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है कि स्केलर चेन क्या होता है। अगर आपको समझना है तो आप मेरी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्केलर चेन क्या होता है? एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक, और कम्युनिकेशन टॉप से बॉटम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एस्प्रेट डी कॉर्प्स। एस्प्रेट डी कॉर्प्स जो प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है यूनिटी और टीम स्पिरिट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंक्रीजेस इंडिविजुअलिज्म, प्रमोट्स टीम स्पिरिट, encourages पर्सनल गोल्स ओनली, रिड्यूसेस कोऑर्डिनेशन। तो इसका सही आंसर है प्रमोट्स टीम स्पिरिट। एस्प्रिट डिकॉर्प्स प्रिंसिपल बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टीम की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, यूनिटी से काम करना चाहिए, सब लोग में यूनिटी होनी चाहिए। एक टीम की तरह काम करेंगे तो सब कुछ एकदम कोऑर्डिनेशन से होगा और हम बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स इनिशिएटिव। वेटिंग फॉर मैनेजर्स ऑर्डर, टेकिंग लीव विदाउट नोटिस, सजेस्टिंग अ कॉस्ट सेविंग आइडिया, रिपीटिंग द सेम मेथड। इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि वर्कर्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए, न्यू आइडिया सजेस्ट करना चाहिए, इनोवेटिव मेथड सजेस्ट करना चाहिए,
तो इसका सही आंसर है सजेस्टिंग अ कॉस्ट सेविंग आइडिया। इनिशिएटिव में वर्कर्स का काम क्या होता है कि वर्कर्स को नए-नए आइडिया सजेस्ट करना चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट कम हो और प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयोल स्टेट्स दैट वेजेस मस्ट बी। फेयोल के हिसाब से वेजेस कितनी होनी चाहिए? परफॉर्मेंस बेस्ड ओनली, sufficient for a decent living, same for all workers, decided only by union। जो वेजेस है वो सिर्फ इस बेसिस पे दे, परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही दे, सफिशिएंट फॉर अ डिसेंट लिविंग, एक डिसेंट लिविंग और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्कर का मेंटेन रहे, इतनी देना। सेम फॉर ऑल वर्कर, सबको सेम देना। डिसाइडेड ओनली बाय यूनियन, यूनियन जो डिसाइड करेगा वही वेजेस मिलेगी। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सफिशिएंट फॉर अ डिसेंट लिविंग। फेयर के हिसाब से हमें इतनी वेजेस देनी चाहिए कि वर्कर जो है अपनी जो बेसिक नीड्स है, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, हाउस है, फूड है, ये सब वो अफोर्ड कर पाए। अगर यही वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इतनी वेजेस मिलनी चाहिए कि अपना जो वो डिसेंट लिविंग है वो कर पाए। नेक्स्ट है इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कम्युनिकेशन शुड फॉलो गैंग प्लैंक, स्केलर चेन, इनफॉर्मल चैट, बॉटम अप हायरार्की। तो अभी हमने पढ़ा कि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन सिस्टम है, ऑफिशियली हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करना चाहिए, वो स्केलर चेन होता है, जिसमें हम टॉप से लेके बॉटम तक सीक्वेंस वाइज कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्प्रिट द कॉर्प्स प्रिवेंट्स लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉयज, ग्रुप यूनिटी, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, टीम मोटिवेशन। तो एस्प्रिट डी कॉर्प्स अगर प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं तो हम किस चीज़ से बच जाते हैं? लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉयज, ग्रुप यूनिटी, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, टीम मोटिवेशन। देखो एस्प्रिट डी कॉर्प्स प्रिंसिपल के हिसाब से हमें सबको ग्रुप में काम करना चाहिए और सब में यूनिटी होना चाहिए। तो लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉयज ही एस्प्रिट डी कॉर्प्स अगर हम फॉलो करेंगे तो ये होगा। ग्रुप यूनिटी भी होगी, टीम मोटिवेशन भी होगा, लेकिन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर सब टीम की तरह काम करेंगे और यूनिटी रहेगी तो सब में कोऑर्डिनेशन भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रलाइजेशन इज मोर सुटेबल फॉर लोकल गवर्नेंस, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज ओनली। तो सेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो इसका सही आंसर है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम लोग रहेंगे। तो अगर सेंट्रलाइजेशन रहेगा तो भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर सेंट्रलाइजेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हुआ तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली हमें डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना चाहिए। 11th है अकॉर्डिंग टू फेयर फेयर रेम्यूनरेशन क्रिएट्स। अगर हम सबको फेयर रेम्यूनरेशन देंगे, एक जैसी रेम्यूनरेशन देंगे तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट होगी। फिनेंशियल बर्डन ऑन कंपनी, कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर, मोर एम्प्लॉय कंप्लेंट्स। तो इसका सही आंसर है कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर। अगर हम सबको फेयर और इक्वल रेम्यूनरेशन देंगे तो एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट बिल्ड होगा, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंग प्लैंक इज यूज्ड टू। गैंग प्लैंक किसके लिए यूज करते हैं हम? जंप रैंक्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, रिप्लेस सबऑर्डिनेट्स, प्रमोट कैजुअल टॉक, सेंट्रलाइज अथॉरिटी। तो ये गैंग प्लैंक है, ये स्केलर चेन में आता है। जब स्केलर चेन में हम टॉप से लेके बॉटम तक सीक्वेंस वाइज कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो अगर हम टॉप से लेके बॉटम तक कम्युनिकेट करेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हम गैंग प्लैंक यूज़ करते हैं। गैंग प्लैंक मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में हम डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी सीक्वेंस, ठीक है। उसमें स्केलर चेन को हमें फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो गैंग प्लैंक इमरजेंसी में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज अ बेनिफिट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज। तो ये जो प्रिंसिपल है इसके क्या बेनिफिट है? लो रिक्रूटमेंट कॉस्ट, हायर रेजिग्नेशन रेट, फास्टर ट्रांसफर्स, एडॉक डिसीजन मेकिंग।
देखो, स्टेबिलिटी और पर्सनल प्रिंसिपल बोलता है कि एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें हमें लॉन्ग टाइम तक रखना चाहिए, ताकि हमारी कंपनी की एफिशिएंसी बनी रहे। अगर हम बार-बार एम्प्लॉइज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे, फायर कर देंगे, चेंज कर देंगे, निकाल देंगे, तो क्या होगा, कोई भी एम्प्लॉयी अच्छे से अपना काम सीख ही नहीं पाएगा, ठीक है? वो उसमें एक्सपर्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग पीरियड के लिए ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करता है, तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है, एक्सपर्टाइज़ हो जाता है, और ऑर्गेनाइज़ेशन में एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। वहीं अगर हम बार-बार एम्प्लॉइज़ को चेंज करेंगे, ठीक है? हम बार-बार उन्हें सिलेक्ट करेंगे, रिक्रूट करेंगे, तो सिलेक्ट करने की और रिक्रूट करने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? उससे हमारा एक्सपेंस ही बढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर है लो रिक्रूटमेंट कॉस्ट। रिक्रूटमेंट कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक एम्प्लॉय हमारा सेम है, हमने चेंज नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए और कौन से टॉपिक पर चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।